नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े फैसले का जिक्र करेंगे। सबसे पहले ये खबर आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पर तीनों सेनाओं की तैनाती की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हाई अलर्ट पर तीनों सेनाएं तैनात रहेंगी। सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ कल शाम पंजाब जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल होगी। सीसीएस की बैठक में अलर्ट रखा गया है। जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जावेद, क्या जानकारी है प्रधानमंत्री के इस फैसले की और किस तरह से इस फैसले के बाद अलर्ट मोड पर तीनों सेनाएं हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जो एमएचए में जिस तरह से मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद जिस तरीके से एक बार फिर से मॉक ड्रिल का जो है पूरा डिटेल सामने आया कि 4 स्टेट में एक बार फिर से मॉक ड्रिल होगा। ये स्थिति तब हुई थी जब 6 और 7 की रात को एयर स्ट्राइक होना था। उससे पहले ये पूरा मामला था कि जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा था कि पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार पूरी तरीके से जवाब देगी और मॉक ड्रिल होना है। मॉक ड्रिल में शाम 4 से लेके 7 बजे का समय रखा गया था, लेकिन ठीक उसी रात को फिर एयर स्ट्राइक किया गया और स्ट्राइक में 9 लोकेशंस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ और जिस तरीके से क्राइसिस के वक्त और किस तरीके से टेररिज्म को लेकर निपटने की जो तैयारी है, इस मॉकड्रिल का हिस्सा है। खास तौर से पाकिस्तान से जुड़े हुए जो बॉर्डर इलाका है, पाकिस्तान के से जो जुड़ा हुआ जो बॉर्डर इलाका है, मैं बता दूं राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और जो है आपको गुजरात, ये 4 वो स्टेट हैं जहां पर एक बार फिर से मॉकड्रिल होना है। और इस मॉकड्रिल का मेन मकसद है कि हालात से कैसे निपटा जाएगा। सिविल डिफेंस के अलावा तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, तमाम चारों स्टेट के जो है वो मॉकड्रिल का जो समय है और एक साथ ये मॉकड्रिल किया जाएगा, यानी कि ये गुरुवार के दिन किया जाएगा, यानी कि कल 29 मई को। और इसमें जो है वो पूरी तरीके से सिचुएशन को दिखाया जाएगा कि अगर सडनली अगर कोई हालात बनता है टेररिज्म से जुड़ा हुआ या जंग से जुड़ा हुआ, तो उसको लेकर जो है ये एक पूरा मॉकड्रिल करने का मेन मकसद है। आपको बता दें कि पूरी तरीके से मॉकड्रिल को लेकर डिटेलिंग की गई है, एमएचए की तरफ से मीटिंग की गई और ये एक साथ जो है ये पूरा मॉकड्रिल होना है। पहलगाम अटैक में जिस तरीके से 26 बेकसूर लोग मारे गए थे, उसके बाद भारत ने एक संयम के साथ और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ इस आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया और एयर स्ट्राइक के तौर पर उन्होंने ये पूरा एक जवाब दिया है कि किस तरीके से भारत आतंकवाद को बिल्कुल नापसंद करता है। और बात जब भारत के लोगों पर हो, भारत के रहने वाले लोगों पर अगर आए और वो कहीं ना कहीं इसके विक्टिम बने, तो भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत की जो तीनों सेना है, अगर हम बात करें एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें या फिर हम आर्मी की बात करें, पूरी तरीके से एक जो मीटिंग है और किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है, ये पूरी तैयारी की जा चुकी है। और 4 स्टेट में बताया गया है, जो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, माफ कीजिएगा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जो जम्मू कश्मीर का इलाका, ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर ये पूरी जो मॉकड्रिल होनी है। और मॉकड्रिल के पीछे का जो मकसद है, वो मकसद बिल्कुल साफ है कि किस तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी के साथ और हालात से निपटने के लिए इसकी जो तैयारी की गई, जो एक मीटिंग का जो हिस्सा रहा है। जी। तो जावेद, ये माना जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी भी बहुत कुछ बचा है जिसको लेकर के ये हाई अलर्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी अभी भी बरकरार है। जिस तरीके से सीज फायर का वायलेशन हुआ, फिर सीज फायर को एस्टेब्लिश किया गया और उसके बाद जिस तरीके से जो 10 मई की बात करें, 10 मई के बाद 10, 11 और 12 मई के बाद जिस तरीके से सीज फायर का वायलेशन नहीं हुआ और अब जिस तरीके से मॉकड्रिल होना है चारों स्टेट में, ये कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट है कि जो आतंकवाद के खिलाफ और जिस तरीके से कहीं ना कहीं एजेंसीज पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने जो एक करारा हरकत किया और पाकिस्तान ने भारत के वो एलओसी के इलाके के पास वहां के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, उसके बाद भारत ने भी इसका जवाब दिया। इस बीच भी सीज फायर की बात हुई थी, लेकिन उसका उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने मंसूबे दिखा दिया कि वो किस तरीके से काराना हरकत कर सकता है। और पाकिस्तान अगर फ्रंट पे नहीं लड़ सकता तो वो आतंकवाद को आगे करता है या फिर वो दूसरे जो टेरर मॉड्यूल्स है उसको कहीं ना कहीं फ्रंट पे रखता है। तो उसको लेकर एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट है, कहीं ना कहीं वो इसका एक पार्ट है। और ऐसा इनपुट है कि पाकिस्तान कभी भी किसी भी हरकत को अंजाम दे सकता है। तो इसको लेकर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया और एक बड़ा कामयाब रहा ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए, जिस तरह से 9 लोकेशन
लोकेशन को पूरी तरीके से बर्बाद किया गया और किस तरीके से लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और इसके अलावा अल उमर जो मुजाहिदीन है, इस तरह के आतंकी संगठन, इनके लोकेशंस, इनके जो टेररिस्ट है, जो टॉप के 5 टेररिस्ट है, जो कि हाफिज सईद और जो हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तौबा के जो आतंकी थे, उनको किस तरीके से इसमें मार गिराया गया। और खुद इस पाकिस्तान ने भी इस बात को कहीं ना कहीं कबूला है और उसने बताया कि उसके 5 लोग जो वो अपने रिहायशी इलाके बता रहा है, जो कि भारत के वांटेड थे और किस तरीके से पूरी तरीके से भारत के खिलाफ जो टेररिज्म को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करते, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। तो ऐसे में तमाम चीजें हैं जिसको देखते हुए भारत सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है, एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट है और लगातार इसको लेकर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये इसका एक पार्ट माना जा रहा है मॉकड्रिल की, जो 4 स्टेट में इस मॉकड्रिल को ऑपरेट किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये वहां के हालात को देखते हुए और वक्त को देखते हुए कि अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो किस तरीके से उसका वहाँ की जो आम जनता है चारों स्टेट्स की, वो कैसे अलर्ट रहेगी और किस तरीके से उनको रिएक्ट करना है, ये पूरा चीज बताएगी। और कल इसका एक पार्ट है जिसको मॉकड्रिल के तौर पे किया जाएगा। और ठीक उसी तरीके से जब किसी इमरजेंसी में सायरन बजता है, एक सायरन एक पार्ट होता है, जब कोई इमरजेंसी होती है, कुछ ऐसा इंडिकेट करना होता है, तो सायरन का इस्तेमाल होता है। जो एयर स्ट्राइक से ठीक पहले पूरे दिल्ली की पूरे देश की अगर बात करें तो वहां पर भी इस तरीके का एक मॉकड्रिल का पार्ट किया गया था। लेकिन एक स्ट्रैटेजी के साथ जो है एयर स्ट्राइक जो किया गया 6-7 की रात, उसने सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। तो अब जो मॉकड्रिल होना है वो इसी को देखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि हालात अगर बिगड़ रहे या अगर किसी तरीके का सिचुएशन क्रिएट होता है तो उसको लेकर लोग पूरी तरीके से अलर्ट रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर हाथरस से आपको बताएंगे, जहां पर 2 बच्चियों की निर्मम हत्या के मामले में आज कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। 2 बच्चियों की निर्मम हत्या हुई थी और कोर्ट ने आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है। आरोपी विकास और लालू पाल को ये सजा सुनाई गई है। 22 जनवरी को 2 बच्चियों की हत्या कर दी गई थी। आज SC/ST की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। जमीनी विवाद में शिक्षक परिवार को निशाना बनाया गया था। दोनों आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है। सुनील हमारे सहयोगी पूरी खबर और ज्यादा डिटेल में बता रहे हैं। सुनील, क्या जानकारी है, कोर्ट ने क्या कुछ फैसला सुनाया है और क्या ये मामला था? अजय शर्मा, बिल्कुल आपको बता दूं, ये 22 जनवरी की वो दर्दनाक घटना है जहां पर 2 लोगों ने एक परिवार पर निरंकुश हत्या करी थी, जिसमें 4 लोग थे। परिवार के 4 लोगों पर वार किया था, जिसमें 2 बच्चियों की हत्या हो गई थी और जो शिक्षक दंपति थे वो भी बुरी तरह घायल हो गए थे और उनको अलीगढ़ रेफर किया था। इस वक्त पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तो मुकदमा दर्ज किया और 36 घंटे के अंतर्गत आरोपियों को गिरफ्तार कर अगले दिन उनको जेल भेज दिया गया। इसमें आज न्यायालय द्वारा 2 महीने पूरा ट्रायल करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए मृत्युदंड और 61,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाते हुए उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई है। जी शो। तो अभी क्या आगे का क्या वो है, क्या ये लोग अग्रिम अदालतों में इस मामले के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ आगे की कोर्ट्स में जाएंगे? क्या कुछ ये जो आरोपी हैं उनके वकील और इनकी तरफ से कहा जा रहा है? जी, अभी जो आरोपी है उनके वकील की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जहां तक जो बच्चियों की मां है उनकी जो उनकी अगर बात करें तो जो इस षड्यंत्र का जो मुख्य आरोपी है, जो शिक्षक का भतीजा था, जो आज भी सऊदी अरब में बैठा हुआ है, जो जिसने पूरा षड्यंत्र रचा था, क्योंकि इन शिक्षक दंपति के पास कोई भी बेटा नहीं था, तो वो इनकी सारी संपत्ति को हड़पना चाहता था, क्योंकि 2 ही बच्चियां इनके पास थी। पूरे परिवार को खत्म करके इनकी सारी संपत्ति को हड़पना चाहता था, जिसने 2 लाख रुपए की सुपारी दे करके सऊदी अरब से बैठकर, दुबई से बैठ करके उसने पूरा षड्यंत्र रचा और इन जो आज दोषी करे हुए हत्यारे हैं उनको पूरे परिवार को खत्म करने की सुपारी दी गई थी। लेकिन किसी तरीके से शिक्षक दंपति वो बच गए थे और लेकिन बच्चियों की हत्या हो चुकी थी। ऐसे में आज उनकी जो बच्चियों की मां है, उन्होंने कहा कि अभी हम जो असली हत्यारा है, असली षड्यंत्रकारी है, वो अभी यहाँ से बाहर है। ऐसे में वो हमारी भी जान ले सकता है, तो निश्चित तौर पर हमें सुरक्षा की मांग उन्होंने सरकार से की है। जी ठीक है सुनील, आप नज़र बनाए रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर अयोध्या से आपको बताएंगे, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तिथियां जो हैं वो निर्धारित हो गई हैं। आज चंपत राय ने इस बाबत जानकारी दी है। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। अनिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी अयोध्या से सीधे जुड़ गए हैं। अनिल, क्या जानकारी है, चंपत राय ने क्या कुछ कहा?
एक बार जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो पूरे नगरीय थी, पूरे धर्म था। एक बार से वही तस्वीर रामनगरी में होने जा रही है। 5 जून को एक भव्य प्रतिष्ठा समारोह की जाएगा। इसकी शुरुआत 3 तारीख से शुरू हो जाएगी। इससे तमाम प्राण प्रतिष्ठा के पूजन का कार्य संपन्न जाएगा। आपको बताते चले कि पूरे रामनगरी अयोध्या उत्साह से आज महासचिव चंपत राय ने बोली, जिसमें उनकी जानकारी है। अनिल, थोड़ी आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। हम आपसे आगे जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर यूपी सीडा का बेलगाम बिल्डरों पर शिकंजा कसा है। बिल्डरों पर ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है, उन पर बड़ी नकेल कसी गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अकरम हमारे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए हैं। अकरम, क्या जानकारी है? देखिए शबाब, ग्रेटर नोएडा में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने कहा कि निवेशकों की रजिस्ट्री हो, उसका रास्ता साफ होना चाहिए। जितना बिल्डरों पर बकाया है प्राधिकरण का, वो जमा हो तय समय से, और जो निवेशक है उनका जो बरसों से अटका हुआ है रजिस्ट्री का, वो रास्ता क्लियर हो। लेकिन इसको लेकर जो 3 बिल्डर हैं जो यूपी सीडा के अंतर्गत आते हैं, साइड पाइप है, उन्होंने अपना बकाया जमा नहीं किया है। काफी नोटिस भेजने के बाद भी बिल्डर इसको लेकर संजीदा नहीं है। इसको लेकर यूपी सीडा के जो आरएम है अनिल शर्मा, उन्होंने हंटर चलाया है और 3 जो बड़े बिल्डर हैं, जिसमें गाँव कनेक्टिया है और शिवालिक होम है, इसके बाद ओसिस है, तीनों के खिलाफ आरटी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि जो ओसिस बिल्डर है उसके खिलाफ 12 करोड़ की आरटी निकाली गई थी, जिसमें 3 करोड़ जमा कर दिया, 9 करोड़ अभी भी बकाए हैं, जिसके भुगतान के लिए अब डीएम को आरसी भेजी गई है। उसके अलावा लॉ गैलेक्सिया है, जिसके तकरीबन 8 करोड़ रुपए बकाया है। और इसके अलावा जो शिवालिक होम सोसाइटी है उसके ऊपर 40 लाख बकाया, तीनों ने पैसे जमा नहीं किए। इसके बाद अब यूपी सीडा के जो आरएम है अनिल शर्मा, उन्होंने एक कमेटी गठित की है जिसमें जेई है, और उन्होंने जो शिवालिक होम सोसाइटी है उसके तकरीबन 20 ऐसे अनसोल्ड फ्लैट हैं जिनका आरएम को पता लगा है, और उस अनसोल्ड फ्लैट का सर्वे करने के बाद सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो ये एक बिल्डर को बड़ा झटका है, और जो प्राधिकरण रजिस्ट्री कराने के लिए हर सुविधा दे रहा है, प्रदेश सरकार दे रहा है, इसके बावजूद बिल्डर रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा झटका है। इसमें खास बात यह है कि जो रजिस्ट्री नहीं हो रही है वहां पर अभी बिल्डर के पास ही मेंटेनेंस जाता है, और वो जानबूझकर जो बकाया की रकम है उसे जमा नहीं कर रहे, क्योंकि करोड़ों रुपए का उन्हें फायदा हो रहा है। अगर ऐसे में रजिस्ट्री होती है तो RAW बन जाएगी, AO बनेगी, तो उसके बाद जो बिल्डर के पास पैसा नहीं आएगा। इसलिए इस सबसे बचने के लिए उसने ये किया है, जिसको लेकर अब प्राधिकरण और यूपी सीडा सख्त हो चुका है, और इसको लेकर अब आरती जारी करी है। इसके अलावा अगर पैसा जमा नहीं होता है तो जितने अनसोल्ड फ्लैट है उन सबको सीज कर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि बिल्डर गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसे दे, और रजिस्ट्री हो सके, जो निवेशक है उनको राहत मिल सके। इसको लेकर अब कड़े कदम ग्रेटर नोएडा में उठाने शुरू कर दिए शबाब। ठीक है अकरम, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। ग्रेटर नोएडा के बाद रुख बहराइच का, जहां पर एक तेंदुए ने अपना आतंक मचा रखा है। आज इस तेंदुए ने एक किसान को जख्मी कर दिया, जिसके बाद इसे पकड़ने के लिए, तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। फिलहाल घायल किसान को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर बहराइच से, जहां पर तेंदुए का आतंक है। तेंदुए ने किसान पर हमला किया, किसान को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सुजौल थाना के चहलवा गांव का ये मामला है। फिलहाल तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम तैनात कर दी गई है, लेकिन संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे बहराइच से जुड़ गए हैं। संजय, क्या है तेंदुए के आतंक की कहानी अब तक? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि सुजौली इलाके के चहलवा का ये हबीब नाम का किसान है जो रहने वाला है, और उसके परिवार के लोगों का कहना है कि हबीब जो है गन्ने के खेत में गए हुए थे, और वहां पर जैसे ही ये खेत में पहुंचे वहां पे पहले से तेंदुआ मौजूद था। उसने घात लगा करके इनके ऊपर हमला किया। हालांकि गांव के लोगों ने ये भी कहा कि हबीब काफी देर तक तेंदुए के साथ संघर्ष करते रहे। उसके बाद किसी तरीके से गाँव के लोग जब पहुंचे, उन्होंने तोड़फोड़ किया तो हबीब की जान बची। हालांकि तत्काल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचने के बाद अहेतुक सहायता देते हुए उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डीएफओ से हमारी बात हुई तो डी शिवशंकर ने साफ तौर पे कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल टीम वहां मौके पर पहुंची है, अहेतुक सहायता दी गई है, इलाज किया जा रहा है, और भी अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आए दिन कहीं न कहीं मानव और वन्यजीव जानवरों के बीच में जो संघर्ष होता रहता है, उसको निश्चित तौर पर विराम लगाने की आवश्यकता है। हालांकि डीएफओ ने साफ तौर पे बताया कि इसके लिए हम लोग एक बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि तार फेंसिंग लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद आए दिन ये जो हमले हो रहे हैं उसको भी रोकने को लेकर के नई रणनीति बनाई जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए संजय, आप नजर बना रखिए। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां पर
अवैध पट्टों पर खनन का काम बहुत तेजी के साथ जारी है। ये बड़ी खबर है। पट्टे की जमीन पर खनन माफिया ने कब्जा कर लिया है। आदिवासी व्यक्ति को झांसा देकर ये पट्टा कराया है और खेती की जमीन पर पट्टा करा करके पत्थर के खनन का काम किया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित ने उपजिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। अंशुमन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए सोनभद्र से। अंशुमन, क्या है जानकारी पूरी? जी बता दें कि दरअसल धीरज राय नाम के एक खनन व्यवसायी हैं जिनके द्वारा एक जो सीलिंग की जमीन मिली थी उस जमीन पर फर्जी रूप से इन्होंने पट्टा कराया। जैसे कि जो उस जिसको पट्टा मिला था उसको बिना विश्वास में लिए, बिना पूरी जानकारी दिए ही उस जमीन पर पट्टा करा लिया गया और पट्टा कराने के बाद फिर जब उनने विरोध करना शुरू किया, जिसकी जमीन थी, जिनको पट्टा मिला था, उन्होंने जब विरोध करना शुरू किया तो विरोध करने के दौरान फिर उनसे उन्होंने बात किया कि हम इस पे निश्चित धनराशि आपको हर महीने देते रहेंगे। 3-4 महीने तक तो उन्होंने पैसा दिया। इसके बाद फिर वो लगातार उस पर अवैध खनन करते रहे और खनन करने के दौरान ही 3-4 महीने के बाद उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। तब से ये परिवार लगातार इस बात का विरोध कर रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो ये खनन हुआ है वो इतना अधिक है कि जो उसकी सीमा है खदान की, उससे अधिक खनन कर लिया गया है। तो आज पीड़िता चंदा कुमारी ने एसडीएम को शिकायती पत्र दिया और उसमें यह मांग की है कि खदान की पहले जांच की जाए कि ये खदान जितना MM11 जारी था उतना खनन हुआ है या उससे अधिक खनन हुआ है। अगर अधिक खनन हुआ है तो इसमें कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही उसने ये मांग किया है कि जो ये हमारा पट्टा था, हमको मिला था पट्टा, इस पट्टे पर इन्होंने फर्जी तरीके से यह लीज करा करके खनन कर रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर के कार्रवाई की जाए। और अंशुमन, ये कैसे संभव हो पाता है जब सोनभद्र में खनन का बड़ा काम है तो सबकी नजरों में है, कहीं ना कहीं अफसरों की मिली भगत होती है तभी इस तरीके से अवैध खनन हो जाता है। उन लोगों को सारी सेटिंग पता है कैसे कहाँ काम किया जाता है और भोले भाले जो लोग हैं, किसान हैं या जिनकी ज़मीनें हैं, वो इस चक्कर में फंस जाते हैं। बिल्कुल, देखिए बता दें ये आदिवासी हैं, ये अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। इनको बरगला के और इनको जानकारी न देके अंधेरे में रख करके इस जमीन पर खनन पट्टा करा लिया गया, लीज करा लिया गया और निश्चित रूप से इसमें लेखपाल हो गए या जो खनन विभाग के अधिकारी हैं, ये पूरी संलिप्तता होती है उनकी। और इस संलिप्तता के कारण ही इन भोले भाले लोगों को बिना जानकारी दिए तथ्यों को छिपा करके और इनसे इस जमीन पर लीज करा लिया गया और लीज कराकर लगातार खनन माफिया इस पर खनन कर रहे हैं। और इस खनन के एवज में जो उन्हें मिलना चाहिए था, जो पैसा उन्हें मिलना चाहिए था, उस पैसे का भी ये लोग बंदरबांट कर लिए और वो पीड़ित परिवार जो है जगह जगह अधिकारियों के यहाँ जाकर के अभी गुहार लगा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए अंशुमन। आप नजर बनाए रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लखनऊ से मेरे कैमरा सहयोगी राजेंद्र के साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।